भारत का संविधान ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक बहुत लंबी कहानी का कह सकते हैं आखिरी पन्ना है। और ये कहानी पता है, संविधान लिखे जाने से भी लगभग 200 साल पहले शुरू हो चुकी थी। चलिए आज इसी कहानी की जड़ों तक चलते हैं। ये जो दस्तावेज हम देख रहे हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव है। लेकिन ये कोई रातों रात तैयार नहीं हुआ। नहीं, इसकी जड़ें तो 200 साल के संघर्ष, सुधार और धीरे धीरे हुए विकास में फैली हुई हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी इमारत की पहली ईंट आखिर रखी किसने और कब। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है कि यह सब शुरू हुआ एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी से। जी हां, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो लोग सिर्फ व्यापार करने आए थे, वो धीरे धीरे यहां के शासक बन बैठे। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने अनजाने में ही भारत के संवैधानिक भविष्य की नींव रख दी। तो चलिए कहानी के पहले दौर में चलते हैं। ये है कंपनी का राज। ये वो दौर था जब ब्रिटिश संसद खुद अपनी ही बनाई हुई इस बेहिसाब ताकतवर कंपनी पर लगाम कसने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी। इसे ना एक रिले रेस की तरह समझ सकते हैं। हर नया कानून पिछले वाले की कमियों को दूर करने और कंपनी पर सरकार का शिकंजा और कसने की एक कोशिश थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत हुई, फिर 1833 के चार्टर एक्ट तक आते आते सारी पावर एक जगह सिमटने लगी। और 1853 तक तो पहली बार भारतीयों को थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व भी मिलने लगा। एक पैटर्न बिल्कुल साफ दिख रहा था, और वो पैटर्न था केंद्रीकरण का। मतलब सारी की सारी ताकत धीरे धीरे एक ही जगह पर इकट्ठा हो रही थी, गवर्नर जनरल के दफ्तर में। इस दौर की सबसे बड़ी पहचान यही थी। तो सब कुछ एक दिशा में जा तो रहा था, सत्ता एक जगह केंद्रित हो रही थी। लेकिन यह सिस्टम बहुत जल्द अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करने वाला था। एक ऐसी घटना जो कंपनी के शासन को नाटकीय ढंग से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। और फिर हुआ 1857 का विद्रोह। इस एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। कंपनी का राज खत्म हुआ और भारत सीधा ब्रिटिश ताज के शासन में आ गया। अब कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आ चुका था। 1857 की उस क्रांति की आग ने सत्ता का पूरा तख्ता ही पलट दिया। ये सिर्फ एक झंडा बदलने जैसा नहीं था। नहीं, ये तो शासन के पूरे चरित्र का बदलना था। मतलब अब व्यापारियों का राज नहीं, बल्कि सीधे साम्राज्य का शासन था। तो 1858 के इस नए कानून से असल में बदला क्या? 3 बड़ी चीजें हुई। पहली, ईस्ट इंडिया कंपनी का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो गया। दूसरी, गवर्नर जनरल का पद अब बन गया वाइसरॉय, जो सीधे महारानी का आदमी था। और तीसरी बात, लंदन में एक नया बॉस बनाया गया, भारत का राज्य सचिव, जो सीधे ब्रिटिश संसद को जवाब देता था। यानी अब भारत पर कंट्रोल सीधा लंदन से हो रहा था। अब ताज के इस नए दौर में ना एक बड़ी दिलचस्प बात हुई। ब्रिटिश शासन ने शायद अनजाने में ही उन संस्थाओं की नींव डालनी शुरू कर दी जो आगे चलकर भारत के खुद के शासन का आधार बनने वाली थीं। ताज के शासन की सबसे बड़ी पहचान ये थी कि भारतीयों को धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे सत्ता में शामिल किया जाने लगा। ये बदलाव बहुत धीमा था और अक्सर बेमन से किया गया था, लेकिन हाँ, एक शुरुआत तो हो ही चुकी थी। इस बदलाव की रफ्तार का अंदाजा लगाइए। 1861 में भारतीयों को विधान परिषद में जगह तो मिली, पर कोई खास ताकत नहीं। फिर करीब 50 साल बाद 1909 में जाकर उन्हें बजट पर बहस करने जैसी कुछ शक्तियां मिली और परिषदों का आकार भी बढ़ा। बदलाव तो हो रहा था, पर कह सकते हैं कछुए की चाल से। अच्छा, सत्ता का बंटवारा सिर्फ अंग्रेजों और भारतीयों के बीच नहीं हो रहा था। अब ताकत केंद्र से प्रांतों की तरफ भी जाने लगी थी। इसी कड़ी में अगला बड़ा कदम था 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसने द्वैध शासन यानी डायार्की नाम की एक थोड़ी उलझी हुई व्यवस्था शुरू की। और अब हम आते हैं आज़ादी से पहले के सबसे ज़रूरी कानून पर, एक ऐसा दस्तावेज जिसने भविष्य के लिए पूरा स्टेज तैयार कर दिया और एक तरह से कहें तो आज़ाद भारत के संविधान का खाका ही बना दिया। ये है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसे अक्सर भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। और ये कोई छोटा मोटा डॉक्यूमेंट नहीं था, बल्कि एक बहुत ही लंबा और डिटेल्ड दस्तावेज था जिसका मकसद भारत के पूरे प्रशासनिक ढांचे को बदलना था। ये कितना बड़ा था जरा सोचिए। इसमें 321 धाराएं थीं, 321 सेक्शंस और 10 अनुसूचियां। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि एक पूरे देश का सिस्टम बदलने की ये कितनी बड़ी और जटिल कोशिश थी। तो इसकी सबसे खास बातें क्या थीं? इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन का आइडिया रखा, प्रांतों को ज्यादा आजादी दी, एक फेडरल कोड बनाया
और शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच 3 लिस्ट्स में बांटा, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। कुछ सुना सुना सा लग रहा है? लगना भी चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से कई विचार सीधे सीधे भारत के संविधान में ले लिए गए। तो इस कानून ने पूरा मंच तैयार कर दिया था। इसके बाद आज़ादी की तरफ आखिरी कदम तेजी से उठाए गए और इसका नतीजा निकला 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में, जिसने भारत और पाकिस्तान 2 आज़ाद राष्ट्र बनाए। तो जब हम आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये सिर्फ कुछ कानून नहीं दिखते। ये तो 1773 से शुरू होकर 1947 तक चली 174 साल की लंबी विधायी यात्रा है। ये एक राष्ट्र के जन्म की कहानी है, जिसे कागज और कलम से धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूती से लिखा गया। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। औपनिवेशिक कानूनों की इतनी लंबी विरासत एक आधुनिक आज़ाद लोकतंत्र की पहचान को आखिर कैसे आकार देती है? ये एक ऐसी विरासत है जिसके साथ भारत आज भी जी रहा है और जो इसके कानूनी और राजनीतिक ताने बाने को आज भी प्रभावित कर रही है।